प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, और जो भी लोग देख रहे हैं इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दें, शेयर करते जाएं। पहला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले की बात बता रहे, बोल तो आज रहे हैं लेकिन 7 साल पहले की कंडीशन बता रहे कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज के 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक तो है ही। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी इसका गणितीय निरूपण आपको करना है, फिर इसका ग्राफ भी आपको बनाना है। तो देखिए, पहले तो इसका समीकरण बनाना सीखते हैं हम। समीकरण किस प्रकार से बनेगा, इसका हल करते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप समीकरण बनाना सीखेंगे। ये तो है आफ्ताब हो गया और ये आफ्ताब की पुत्री हो गई, आफ्ताब की पुत्री। तो ये पुत्री से बोलते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, मान लेते हैं कि अभी जो आफ्ताब है, और ये पुत्री को मैं पुत्री लिख देता हूं। आफ्ताब अभी जो है वो x वर्ष का है और ये y वर्ष की है। दोनों की वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में आफ्ताब x आयु का है, x वर्ष का है, और जो पुत्री है वो y वर्ष की है। 7 वर्ष पूर्व यानी आज से 7 साल पहले की बात हो रही है। तो ये वर्तमान में x और y वर्ष के थे, तो 7 वर्ष पूर्व की यानी पहले की बात करें। जैसे अभी कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 7 साल पहले कितना था, तो 20 में से 7 कम कर देंगे। तो इसी प्रकार ये x वर्ष का था तो x में से 7 कम कर दिया, तो पुत्र भी 7 साल पहले y में से 7 कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन थी, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। लेकिन इन आयु का जो कंडीशन है, जो कैलकुलेशन है, जो संबंध, वो क्या दे रखा है, ये जो पिता है वो 7 गुनी आयु का था, पिताजी 7 गुने थे। ऐसे मानो कि पुत्र अगर 10 वर्ष के तो पिताजी 70 वर्ष के थे, ऐसे मानो, एक बार सपोज करो आप। तो ये पिताजी 7 गुने हो गए कि यहाँ पे अगर पिताजी 7 गुने, इसको समीकरण बनाने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा। पिताजी 7 गुने है तो आप पुत्री की जो आयु है उसको भी 7 से गुणा कर दो, तब दोनों के मान संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व ये जो पिताजी है आफ्ताब, वो 7 गुना था पहले से ही। अरे 7 गुना तो पहले से ही है। बराबर करने के लिए इस पुत्री को भी 7 से गुणा कर दो, तो दोनों के मान संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएंगे, बराबर। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो अभी कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद 20 में 3 जोड़ देंगे। कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद 10 में 3 जोड़ देंगे। तो ये x वर्ष के और y वर्ष के थे, वर्तमान में ही जोड़ना या घटाना होता है आपको। तो x में 3 जुड़ जाएगा और y में 3 जुड़ जाएगा। अब 3 वर्ष बाद की जो कंडीशन दे रखी है वो ये बता रखा कि जैसे ये 30 वर्ष का है, ये कोई 10 वर्ष का है, तो ये पिताजी 3 गुने हो गए। ये 3 गुने हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आप पुत्री की आयु को भी 3 से गुणा कर दो, तो संख्यात्मक रूप से दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये पुत्री की आयु को भी हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो दोनों क्या हो गई, बराबर। गुणा करने के बाद में बराबर हुआ है, पहले बराबर नहीं था। पहले तो ये क्या था, ये x + 3 हो गया, ये y + 3, ये आफ्ताब है x + 3 और ये पुत्री है y + 3। अब जो पिताजी है आफ्ताब, वो 3 गुना है, पिताजी पहले से ही 3 गुना है। बराबर करने के लिए पुत्री को भी क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो। इनका गुणा करके हम क्या कर लेंगे, इसका समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लिखना किस प्रकार से है गणितीय तरीके से। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने मान ली x क्या, वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु की बात हो रही है, पुत्री की वर्तमान आयु, और ये हमने क्या मान ली, y वर्ष मान ली, y वर्ष मान ली। अब 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ लिखता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे आपको 2 कंडीशन मिलेगी, 2 शर्तें मिलेगी प्रथम शर्त के अनुसार। तो केस फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व।
तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो ये जो आफताब है वो x में से 7 वर्ष कम हो जाएगा और जो पुत्री है वो y में से 7 वर्ष कम हो जाएगी। अब ये जो पिताजी वो 7 गुना है पहले से ही, अरे पिताजी तो बड़े हैं तो वो 7 गुना है, संख्यात्मक रूप से इनके मान बराबर करने के लिए पुत्री की आयु को भी 7 से गुणा कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखें, तो x माइनस 7 सरल करते हैं इसको, 7 का इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे अंदर, तो 7 का y से गुणा के क्या बन गया 7y माइनस 7 7 49। अब इसका बीजगणितीय निरूपण करना है, इसका मतलब समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होता है। ये रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये रूप होता है, यानी x के y के पदों को हम एक साइड में लेते हैं, बराबर में क्या छोड़ना होता है आपको 0। तो यहाँ से आप देखेंगे x प्लस का 7y पक्षांतरण होने के बाद में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y हो गया। यहाँ से 49 को इधर लेता हूँ तो क्या बन गया प्लस का 49 हो गया, माइनस का 7 अपनी जगह है तो माइनस का 7 बराबर क्या 0। 49 में से 7 घटा दो कितना बच गया, 49 में से 7 घटा दिए तो आ गए 42, तो उसको आप अगली स्टेप में लिख दें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया इसका पहला समीकरण। पहले कंडीशन से पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। आगे चलते इसमें दूसरा समीकरण प्राप्त करें हम, तो दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, यानी कि केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बोल रहा वो, केस सेकंड में देखो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, बाद में। अभी कोई व्यक्ति 20 साल का है, 20 वर्ष का, 3 साल बाद में 23 वर्ष का हो जाएगा, तो 3 साल वो उसमें जुड़ जाएगी। तो केस सेकंड में वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो आफताब है, आफताब की जो वर्तमान आयु है, ध्यान दें, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष थी और पुत्री की y वर्ष थी, तो 3 वर्ष बाद में आफताब की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ जाएंगे और पुत्री की आयु में भी 3 वर्ष से जुड़ जाएंगे। अब जो आफताब वो 3 गुना हो गया, ऐसे मान लो कि एक बार समझने के लिए ये 30 वर्ष का है, पुत्री 10 वर्ष की है, तो ये 3 गुना, तो ये तो पहले से ही है, इनको बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो, दूसरे वाले को पुत्री को भी, तो इनको बराबर करने के लिए इस पुत्री को भी हमने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, ताकि समीकरण बन जाए, संख्यात्मक रूप से मान बराबर हो जाए। तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बनेगा 3 का y से गुणा हो गया तो 3y प्लस 3 का 3 से गुणा हो गया तो 3 3 9 हो गया। x y के पदों को एक साइड में लिखते हैं हम, तो क्या बन जाएगा x प्लस का 3y पक्षांतरण होने के बाद में इधर आएगा तो माइनस 3y हो गया, प्लस 3 अपनी जगह, प्लस का 9 इधर आया तो माइनस 9 हो गया और बराबर में 0। 3 में से 9 घटाओ, 3 में से 9 घटाएंगे अर्थात माइनस के 6 आ जाएंगे, तो क्या बन गया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये क्या हो गया दूसरा समीकरण हो गया। तो ये बीजगणितीय व्यवस्था हो गई, इनकी बीजगणितीय निरूपण हो गया। अतः अभीष्ट बीजगणितीय निरूपण, यानी जो कंडीशन दे रखी थी उसका बीजगणितीय निरूपण क्या हो गया, देखो पहला समीकरण लिखेंगे आप। पहला समीकरण क्या आ गया, x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरी कंडीशन ये आ गई x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों समीकरण जो हमने प्राप्त करे, ये क्या हो गया इसका, ये इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसने क्वेश्चन ये पे नहीं छोड़ा है, बीजगणित के साथ इसको ग्राफ के रूप में और प्राप्त करना आपको, तो इसका ग्राफ बनाना और सीखेंगे हम। तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त करेंगे वो देखिए। तो ग्राफ बनाने के लिए दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो अगले पेज पे चलते हैं। x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये पहला समीकरण था। हम पहले समीकरण हल करेंगे और एक साइड में दूसरा समीकरण था x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 2। हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है, इसके लिए इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्देशांक किस प्रकार से हम प्राप्त करने वाले हैं वो आप सीखेंगे, और ये जो निर्देशांक प्राप्त करने का तरीका है और जो ग्राफीय निरूपण है वो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को
बहुत ही ध्यान से पढ़ें आप। ग्राफ या निरूपण का क्वेश्चन निश्चित रूप से 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, 100% आता है ये। तो ध्यान दें ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसके जैसे समीकरण 1 है तो हम समीकरण 1 से समीकरण 1 को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि एक साइड में केवल हम अक्ष का मान रखें या फिर आप चाहे तो y का मान भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अक्ष बराबर लिखना चाहूँगा, तो अक्ष बराबर क्या हो गया, माइनस के 7y का पक्षांतरण कर दूंगा तो प्लस का 7y हो गया, प्लस का जो 42 है उधर जाके माइनस का 42 हो गया। अब इस व्यंजक में y का मान आपको सोचना है, y का मान इस प्रकार का सोचेंगे ताकि उसको कैलकुलेशन करने के बाद में अक्ष का मान आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जैसे y बराबर 6, 7 का 42 हो जाएगा ना, y बराबर 6 हो तो अगर हम y का मान 6 लेते हैं तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 7 गुणा y की जगह 6 लिखना है माइनस 42। क्या हो गया, 7 के 42 माइनस 42, 42 में से 42 घटा दो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसा एक मान और सोच लिया आप, कम से कम 2 मान की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने सोच लिया जैसे y का मान क्या सोच लूँ, 6 के बाद में 7 सोच लिया, ये लो। तो y बराबर मैंने सोच लिया 7, तो 7 हो तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 माइनस 42। तो अक्ष बराबर 7 7 49, 49 में से 42 घटा दो तो कितना आ गया, 7। यह आपने मान प्राप्त कर लिए। इनकी सारणी बनानी होती है आपको, सारणी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ऊपर का मान हमेशा अक्ष लिखा जाता है, नीचे हमेशा y लिखना। सारणी में हमेशा व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, ऊपर हमेशा अक्ष लिखना है, नीचे y लिखना है। और इनके जो मान है उनको ढंग से लिखें, व्यवस्थित क्रम में लिखें। y का मान जब 6 है, देखो y का मान जब 6 है तो अक्ष का मान कितना आया, 0। y का मान जब हमने 7 लिया तो अक्ष का मान कितना आया, 7। तो ये पहले समीकरण से पहले सारणी प्राप्त हो गई। अब दूसरे समीकरण को हम सरल करते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ही मान ऋणात्मक है, पक्षांतर हो जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लस का 3y और प्लस का क्या हो गया, 6। यहाँ y का मान सोच लो, तो जैसे मैं लिखता हूँ कि y बराबर 0 हो तो अगर मैं y का मान 0 ले लेता हूँ तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर 3 गुणा 0 प्लस 6। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं ऑलवेज 0, तो ये 0 हुआ, आगे प्लस है तो है ना, तो क्या बच गया, 6। ऐसे ही y का एक मान और सोच लो अपनी इच्छा से आप। y बराबर क्या ले लिया, जैसे मैंने 1 ले लिया। y बराबर 1 हो तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 6, 3 एकम 3 और 6 कितना हो गया, 3 और 6 9 हो गया। तो अक्ष बराबर 9। इसकी भी आप सारणी बनाएंगे तो सारणी क्या बन गई, ये सारणी बन गई इसकी। क्या, ऊपर का मान अक्ष, नीचे का मान y। जब y बराबर 0 लिया तो अक्ष का मान कितना आ गया, 6। जब y बराबर 1 लेंगे तो अक्ष का मान कितना आ गया, 9। ये दोनों समीकरणों से दोनों सारणी प्राप्त हो गई। यहाँ तक अपना आधा क्वेश्चन आ जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में इसका व्यवस्थित रूप से आपको उत्तर लिखना होता है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। इसकी सारणी आगे काम में लेनी है मुझे, तो मैं आगे नोट कर लेता हूँ। ये था 0 6, ये था 7 7 अक्ष वाई, पहली सारणी। पहली सारणी क्या आई थी आपके पास, ये पहले सारणी 0 6 और 7 7, 0 6 7। यहाँ पे वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूँ। ये पहले सारणी आ गई थी। और दूसरी सारणी क्या थी आपके पास, 6 0 9 1, 6 0 9 1। ये दूसरे समीकरण से सारणी प्राप्त हो गई थी। इन मानों को देखते हुए इनको काम में लेते हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो हमने ग्राफ बनाने के लिए अक्षांश खींचे और अक्षांशों में अक्ष अक्ष डैश यानी ऋणात्मक हो गया वाई वाई डैश, और ये मूल बिंदु क्या हो जाता है, 0। इधर जो अक्ष के मान हमें काम में लेने, अक्ष का मान 0 से लेकर 7 तक काम में आ रहा है धनात्मक दिशा में, और दूसरे में 6 से लेकर 9 तक काम आ रहे हैं, यानी कम से कम 9 तक के एलिमेंट, 9 तक की संख्या आपको लिखनी होगी यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एक्स्ट्रा लिख दिया 10। यहाँ पे 9 गया, ठीक है, और ये 10 इधर लिख दिया मैंने इसको। एक्स है यहाँ पे ना,
और y की जो वैल्यू है वो भी यहाँ धनात्मक काम में आ रही है 6701, यानी 7 तक के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो y का मान 1, ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाता हूँ, यहाँ देखेंगे जो हमने सारणी प्राप्त करी, उस सारणी से आप जो मान आपको दे रखे उनका अंदाज लगा लें कि कितने मान राइट में लेने हैं, कितने मान आपको ऊपर लेने हैं। ये अक्ष डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऊपर y की वैल्यू आएगी धनात्मक, नीचे y की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया मैंने यहाँ पे। और इनको आप आलेखित करेंगे। आलेखित करने का वैसे आपको जो बेसिक में बताया था निर्देशांक ज्यामिति का, जब हमने परिचय किया था उसमें बताया हुआ है। एक बार फिर मैं जीरो से बताने वाला हूँ, समझेंगे। पहले समीकरण से जो ग्राफ प्राप्त कर रहे हैं हम उसकी रेखा देखिए। पहले समीकरण की बात करें, जब x का मान 0 है तो y का कितना लेना है 6। x का मान जब 0 तो x का मान 0 यहीं पे है, और y का मान 6 तो y का मान 6 ऊपर मिलेगा, यानी बिंदु ये हो गया आपका। पहला बिंदु ये हो गया जब x का मान 0 और y का 6, तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखिए, x का मान भी 7 और y का मान भी 7, तो x का मान 7 यहाँ पे और y का मान 7 यहाँ पे। तो इन दोनों की जो क्रॉस लाइन होगी, देखिए ये 7 इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आएगा, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो अभिष्ट बिंदु हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट लगभग यहाँ पे, तो यहाँ मैं बना देता हूँ ये बिंदु, ये दूसरा बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल सिद्ध में करके आप मिलाएंगे। स्केल से मिलाना है भाई, तो इनको मिला देता हूँ मैं, ये मिला दिया। बिल्कुल अक्षांश के आर पार ये लाइन आपको खींच देनी है, और चूंकि रेखा है तो एरो साइन लगाएंगे। लाइन यहाँ थोड़ी टेढ़ी आपको दिख रही है, लेकिन स्केल से आप खींचेंगे बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। दूसरी जो रेखा उसकी हम बात करते हैं, तो दूसरी रेखा आप देख रहे हैं कि x और y के मान 6,0 है। x का मान 6, इस बार ध्यान दें, तो x का मान 6 यहाँ पे हो गया, और y का मान क्या लेना है 0, तो y का मान 0 यहीं पे है, तो यही क्या हो गया अभिष्ट बिंदु हो गया आपका। तो ये पहला बिंदु हो गया इसमें। दूसरा बिंदु क्या है 9,1, यानी x का मान 9 लेना है इस बार, x का मान 9 और y का मान 1, तो y का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। ये पहला बिंदु, देखो दूसरा बिंदु यहाँ पे आएगा ही, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पे आ गया बिंदु। और इन दोनों का मिलाएंगे तो वो ऊपर जाके काटेगी आगे जाके। तो देखिए मिलाते हैं इनको, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो ऐसे आगे ग्राफ में जाके ये काटेगी। तो आगे ग्राफ में ये कहाँ काटेगी, जिस बिंदु पे आगे जाके काटेगी वो बिंदु क्या हो जाएगा, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु में प्राप्त होगा तो वही क्या हो जाएगा अभिष्ट अपना उत्तर हो जाएगा, यानी वो x का मान हो जाएगा और y का मान हो जाएगा।